So welcome back everyone. We are doing chapter number 1 of your book 2, that is structural change. And now in this part 2 we are going to discuss the next topic, that is capitalism. ठीक है. Now what is capitalism basically? So basically capitalism is an economic system in which the means of production is privately owned to accumulate maximum profit in a market system, right? And basically here there is no interference by the government also, right? So अगर हम यहाँ पर features की बात करें कि what are the features ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है. सो बेसिकली फीचर्स में देखो आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है. अब इकोनॉमिक सिस्टम है तो जो प्रोडक्शन है आपकी वो प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है. मतलब यहाँ पर जितना भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एवरीथिंग इज प्राइवेटली ओन्ड, राइट. नथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट नाउ, ठीक है. एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स विद इन अ मार्केट सिस्टम, जो कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि जो प्रॉफिट है वो एक मतलब इसका मेन उद्देश्य, एक मोटिव क्या है कि प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना है जितना भी हो सकता है एक मार्केट सिस्टम के अंदर, ठीक है, राइट. तो बेसिक इसका जो गोल होगा वो क्या होगा, टू एक्यूमुलेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है. एंड ये बेसिकली मैंने बताया कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है जैसे, ठीक है. तो जितना ग्रो करेगा, इनोवेट करेगा, टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होगा, लेबर ओरिएंटेड होगा, तो उतना ही इससे क्या होगा, हमारा ग्रेट प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है. So therefore we can say that success of capitalism is marked by how much it grows, expand, innovate, ठीक है, कितनी उसमें लेबर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का कितना यूज हो रहा है, ठीक है, एंड कितना बेसिकली डायनेमिक है, राइट. इट शुड नॉट बी लाइक स्टैगनेंट कि बस एक जगह हमारी जो इकोनॉमी है वो रुक जाए, ठीक है. इट शुड बी डायनेमिक, कीप ऑन मूविंग. सो देयरफॉर इन फैक्टर्स के ऊपर कैपिटलिज्म वर्क करता है. सो नाउ आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपनी असाइनमेंट में लिख लीजिए. एंड व्हेन आई विल डिस्कस the important questions of this chapter, I'll make a separate video, then I'll let you know the answers of these questions, right. And also you can join the Telegram group of passion studies. वहाँ भी आप अपने आंसर्स मुझे बता सकते हैं. You can write in the comment section. Instagram पे आप मुझे send कर सकते हैं, so that I can tell you your mistakes. आपको कैसे एक आंसर लिखना है, ठीक है. So question is, practice of colonialism and प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म आर कॉन्ट्राडिक्टरी. हाउ, आपको ये बताना है यहाँ पर. इसमें आपको थोड़ा नेशनलिज्म के ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है. तो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे देन विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ कैपिटलिज्म इज डोमिनेंट इकोनॉमिक फॉर्म देन नेशन स्टेट्स आर डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म. हाउ, यहाँ आपको नेशन स्टेट के ऊपर फोकस करना है. एंड नेशन स्टेट ऑल्सो विल हैव अ डिस्कशन ओवर इट. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो, ठीक है, उस पर हम ये डिस्कस करेंगे, राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज structural changes brought by the colonialism. So the first change was your industrialization, right? Industrialization, and the second one was urbanization. Fine. Let's discuss first industrialization. What is industrialization? Industrialization is basically the use of machinery. When the work is based on machine production, the use of inanimate objects like steam or electricity to gain maximum output for the mass production, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं industrialization. So therefore in the definition of industrialization you can write that industrialization refers to the emergence of machine production based on the use of inanimate objects like steam or electricity for the mass production. यहाँ पर inanimate का मतलब होता है कि जो चीज़ें नॉन लिविंग होती है, लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मास प्रोडक्शन होती थी, तो इसीलिए हम यहाँ पर inanimate को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए, सो सपोज अगर एक इंसान एक दिन में एक क्लोथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रहा है एंड बेसिकली उसको 14 to 15 आवर्स लग रहे हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. सो बेसिकली दैट वर्क इज़ वेरी स्लो, उसमें टाइम लगेगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी
कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक है, बट प्रोडक्शन कम होगी, राइट। बट मशीन प्रोडक्शन, जब मशीनरी आती है, मैकेनाइजेशन होती है, तो एक मशीन में आप ऐसे कम से कम 10,000 to 1 लाख क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है। प्रिंटेड क्लोथ्स जो आज की डेट में आते हैं, रेडीमेड बोलते हैं जिनको आप, ठीक है, तो वो सारा मैकेनाइज्ड वर्क है, मशीनरी के ऊपर काम चलता है, राइट। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि जो हमारा काम होता है वो आसान हो जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, आउटपुट ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये तो होगी बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की। नाउ व्हाट इज अर्बनाइजेशन, ठीक है। नाउ मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस टर्म। मैक्सिमम स्टूडेंट्स से दैट अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब अर्बन एरियाज में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, इसको हम अर्बनाइजेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन इज समथिंग जब लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और वो क्यों माइग्रेट करते हैं? फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, लिविंग कंडीशंस, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ठीक है। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से क्या होता है कि उनको अर्बन एरियाज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि अर्बन एरियाज में उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, एंड दैट्स वाई people from rural areas migrate towards the urban areas। and इसी से ही जो ये मूवमेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। अब यहां से जो नेक्स्ट टॉपिक जनरेट होता है वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, दैट इज हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेसेस। कैसे ये आपस में लिंक्ड है? सो इसको समझने का बहुत ही इजी वे है, ठीक है। पहले तो हमें डेफिनेशंस पता है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हाट इज अर्बनाइजेशन, ठीक है। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होती है? बेसिकली जब एक एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज डेवलप हो, राइट। अब अगर एक एरिया में बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वहां पर उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए लेबर रिक्वायर्ड होती है, राइट। मैनेजमेंट कैन बी स्किल्ड, ठीक है, वो हम अर्बन एरिया से ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर यहां पर लेबर को देखा जाए, सो मैक्सिमम लेबर इज नॉट अवेलेबल इन urban areas and people from rural areas migrate towards urban areas for better job opportunities, ठीक है। एंड जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको लगता है कि अगर वो सिटीज़ में जाएंगे, इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, तो उनको अच्छी वेजेस मिलेगी, दे विल बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एंड देन दे कैन फीड देयर फैमिलीज। वही अगर वो लोग विलेजेस में काम करते हैं तो उनको वो एग्रीकल्चर में इतना आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। सो when people from rural areas migrate towards urban areas to work in those industries, ठीक है, सो इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज है उनको भी लेबर मिल जाती है, ठीक है। सो इंडस्ट्री सेटअप हुई, मशीन प्रोडक्शन हो रही है, मैकेनाइजेशन प्रमोट हो रही है, तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ठीक है। एंड व्हेन लेबर कम्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है, फॉर फाइंडिंग जॉब्स इन द इंडस्ट्रीज, सो उससे क्या होता है कि जो लेबर की नीड है वो भी फुलफिल हो जाती है, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इन दिस मैनर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेसेस। सो यहां पर अगर हम एक एग्जांपल देखें फ्रॉम हिस्ट्री, सो यहां पर ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन वाज द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। यहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, ठीक है, एंड इसी सोसाइटी में मास प्रोडक्शन हुआ आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड साथ में ही इसी सोसाइटी में जो लोग थे सबसे पहले आए फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, उन्होंने माइग्रेट किया, वाई? टू वर्क इन इंडस्ट्रीज फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सो आप यहां पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सोशियोलॉजी में, तो आपको हमेशा एक एग्जाम्पल से उसको कंक्लूड करना अपनी एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। एंड बेसिकली जब आप एक एग्जाम्पल लिखोगे तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि येस द स्टूडेंट
has understood the concept in a very nice manner. He or she can relate it. ठीक है, उससे आपकी conceptual understanding बहुत अच्छी है. ठीक है, तो एग्जाम्पल हमेशा फ्रेम करिए अपने आंसर्स में, राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको डेफिनेशन के तौर पे आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है. सो बेसिकली जब इंडिया में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, सो कुछ सेक्टर्स में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ. कैसे हुआ? जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही थी, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पॉइंट पर थी. ठीक है, एंड क्या हुआ कि इंडिया से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजना शुरू कर दिया, राइट. एंड जो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था वो मैनचेस्टर, ठीक है, वहाँ पर ब्रिटेन में उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा था एंड दोबारा इंडिया में उसी मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स को सेल किया जा रहा था. एंड जो रेट्स थे वो बहुत ही सस्ते थे, दे वर वेरी चीप. अब लोगों ने सोचा कि जब हमें कोई सामान सस्ते रेट में मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसे परचेज क्यों ना करें. ऑफ कोर्स, तो लोगों ने उसी जो सस्ते रेट में कपड़े उनको मिल रहे थे जो ब्रिटेन से आए थे, ठीक है, पीपल स्टार्टेड परचेजिंग देम. एंड जो अपने इंडिया के क्लोथ्स थे जो कि सिल्क कॉटन से बने थे, जो कि एक्सपेंसिव थे, राइट. एक्सपेंसिव इसलिए थे बिकॉज दे वर मैनुअली प्रिपेयर्ड. ठीक है, हाथ से उन पे हैंडवर्क था. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स जो बनते थे वो भी एक्सपेंसिव होते थे. ठीक है, सो जिस पे टाइम लगता था, ऑफ कोर्स सी बात है, वो चीज़ एक्सपेंसिव होगी, राइट. एंड जो चीज़ इजीली मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, जिसमें आपका इतना इनपुट नहीं लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ सस्ती होगी, राइट. सो लोगों ने बेसिकली क्या किया कि जो कपड़े मैनचेस्टर से आ रहे थे बन के मैन्युफैक्चर होके, ठीक है, उन्हीं कपड़ों को लेना स्टार्ट कर दिया. एंड जो इंडिया में ट्रेडिशनल क्लोथिंग थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुई, डिक्लाइन होना शुरू हो गई, राइट. सो बेसिकली प्लेसेस जहाँ पर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे इंडिया में, जैसे कि मैसूलीपट्टनम हो गया, ठीक है, सूरत हो गया, तो यहाँ पर इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगी, डाउन होगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए. ठीक है, एंड उसके साथ में ही जैसे कि मुंबई, ठीक है, एंड मद्रास, इन प्लेसेस में, ठीक है, क्या हुआ, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू होगी बिकॉज जितने भी क्लोथ्स थे वो डायरेक्टली यहीं पर आते थे आफ्टर इंपोर्ट्स. ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर्स में लोगों ने जो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, हैंड से बने क्लोथ्स, ठीक है, और भी चीजें बनाते थे, ठीक है, उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा. ठीक है, उनकी जॉब एक तरह से बिल्कुल खत्म होगी. ठीक है, सो देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कुछ सेक्टर्स में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट किया, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट. सो अगर कुछ पॉइंटर्स को यहाँ पर देखें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इजी वे में समझने के लिए, ठीक है, सो इन क्रक्स वी कैन से दैट डिमांड ऑफ ट्रेडिशनल स्टफ डिक्लाइंड. ठीक है, एंड जो डिमांड थी चीप ब्रिटिश स्टफ, ठीक है, जो कि ब्रिटेन से मैनचेस्टर से बन के आया थे क्लोथ्स, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी. ठीक है, एंड वो मटेरियल ट्रेंड में होना शुरू हो गया. जैसे कि आज के डेट में कोई भी एक वीडियो है वो वायरल हो जाती है, सिमिलरली उस टाइम भी वो जो चीजें थी, जो स्टफ था, क्लोथ्स थे जो मैनचेस्टर से आ रहे थे, वो उस टाइम ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने लगा. ठीक है, देन मैनी सिटीज फेमस फॉर ट्रेडिशनल स्टफ लॉस द इंपॉर्टेंस. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैसूलीपट्टनम और सूरत ने अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर दी और साथ में ही जो सिटीज थी जैसे कि मुंबई एंड मद्रास वो ग्रीव होना शुरू हो गई एंड पीपल टर्न इनटू एग्रीकल्चर. ठीक है, अब लोगों के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं. ठीक है, दे वर थिंकिंग कि अब हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे इनकम जनरेट हो, सो देन दे टर्न इनटू एग्रीकल्चर. उनको एग्रीकल्चर लैंड में काम करना पड़ा. ठीक है, and this is all about de-industrialization. So now we'll be talking about the importance of cities, the role of cities. ठीक है, क्या रोल था जो कि नई सिटीज एमर्ज हुई इंडिया में उस टाइम, ठीक है, आफ्टर द इन्वेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, यहां हम देखते हैं कि मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करने लगी सिटीज़. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली कि इन सिटीज़ से
कुछ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। एंड सेकेंडली जितने भी ये 3 सिटीज है, ठीक है, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, दीज आर कोस्टल सिटीज, ठीक है, बिकॉज दीज आर नियर टू द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो यहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इजीली हो सकता था वाया सी रूट, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो मुंबई से कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है, कोलकाता से जूट एंड चेन्नई से कॉफी एंड इंडिगो एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। एंड देयरफॉर इन सिटीज ने उस टाइम डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है, एंड इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद की, ठीक है, ड्यूरिंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सो नाउ इन पॉइंटर्स को आपको यहां पर ध्यान रखना है, आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉमोडिटीज कुड इजीली बी एक्सपोर्टेड, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कुड इजीली बी इंपोर्टेड, जो कि ब्रिटेन से आ रहे थे, ठीक है। एंड कॉमोडिटीज का मतलब यहां पर है कि जो रॉ मटेरियल था, ठीक है, उनको वो उस रॉ मटेरियल को वो इजीली सेंड कर सकते थे इन ब्रिटेन, ठीक है। Then these cities were linked between Britain and India, एक लिंकेज था बेसिकली, ठीक है, सो दैट जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस हो वो वेल एफिशिएंट वर्क करे, ठीक है, एंड जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो, एंड दैट्स वाई उससे क्या हुआ, जो ग्लोबल कैपिटलिज्म था वो भी प्रमोट हुआ, ठीक है, राइट। एंड इसी वजह से उस टाइम ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन किया। एंड द लास्ट पॉइंट दैट सम सिटीज लॉस्ट द इम्पोर्टेंस, जो मैंने आपको बताया ही था कि कुछ सिटीज में जैसे कि मैसूलीपट्टनम और सूरत में जहां पर मैनुअल वर्क होता था, लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है, तो उनकी इंपॉर्टेंस लॉस्ट हो गई, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड नो वन वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग दोज एक्सपेंसिव मैनुअली प्रिपेयर्ड हैंडीक्राफ्ट्स, रादर लोग ब्रिटेन से जो बन के आ रहे थे क्लोथिंग्स, ठीक है, एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग इन द डेली यूजेज, उसको ही प्रेफर कर रहे थे, राइट। सो दिस वॉज द रोल ऑफ सिटीज विच यू हैव टू रिमेंबर, राइट। So this was all about second part. Now let's meet in the third part where we'll be discussing about tea plantations. Thank you.